Hello students, welcome to the YouTube channel Physics Master. Today we will solve some JEE advanced questions which are going to be conceptual. So keep following the videos and subscribe the channel if you are new to this Three channel. physics equations. Let's go one by one, so have patience. 23 physics equations. Let's go one by one, so have patience. तो आप लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इन रेक्टिलिनियर मोशन इज गिवन a is equals to tq minus 60 square plus 90. Correct options for this particle are: number A, total displacement of the particle in first 5 seconds is 20 meter. Then number B, total distance traveled by the particle in first 5 seconds is 28 meter. Then number C, particle is moving at t equals to 1 second and t equals to 3 second. And number D, acceleration of the particle is constant. ठीक है, तो ये जो इक्वेशन दिए गए हैं हम इसे देखते हैं इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है यहाँ पर। तो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन दिए गए वो ये है, जो डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल की पोजीशन की इक्वेशन दिए गए हैं टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, a इज इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 60 स्क्वायर प्लस 90। नाउ हमें जो पता करना है जो फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द फर्स्ट 8 सेकंड 5 सेकंड। तो लेट्स चेक द आंसर। फर्स्ट ऑप्शन हमें चेक करना पड़ेगा, तो हम सिंपली इसे 5 पुट कर सकते हैं और ये हमारा जो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू वो आ जाएगा यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, तो ये आप लोगों की 5 क्यूब माइनस 6 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 5 जो आएगा कैलकुलेशन करने के बाद आप लोग कैलकुलेशन करो इसे 125 माइनस 150 प्लस 45 इक्वल्स टू 20 मीटर, जो आपके ऑप्शन ए से मैच करते हैं। तो ये मल्टीपल चॉइस आंसर है, मल्टीपल चॉइस हो गई ये क्वेश्चन। जे एडवांस में ज़्यादातर आते हैं मल्टीपल चॉइस आंसर टेस्ट। ठीक है, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट मैच करता है। सो सेकंड जो ऑप्शन दिए गए हम उसको भी चेक कर लेते हैं, जो फर्स्ट 5 सेकंड में डिस्टेंस हमें निकालना होगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट तो पता है, डिस्प्लेसमेंट ये पोजीशन की चेंज से होती है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन। तो हमें इसे 5 पुट करने से इजीली आ जाएगा। मगर डिस्प्लेसमेंट थोड़ा दिक्कत है, डिस्प्लेसमेंट की जो डिस्टेंस है उसे निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा वेलोसिटी कब जीरो होता है। तो ये पाथ में ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, देखो इसके लिए हमें डिस्प्लेसमेंट निकालने से पहले वेलोसिटी जानना होगा डिस्टेंस के लिए। तो वेलोसिटी कैसे निकालना है, पोजीशन की चेंज विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करना पड़ेगा ये जो इक्वेशन को। तो जो आएगा इक्वेशन 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से देखो, ये जो हम इसे फैक्टर फॉर्म में ले जाते हैं क्योंकि हमें चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी कहाँ पर जीरो होती है और हम कह सकते हैं मैक्सिमम पोजीशन कहाँ पर होगी। मैक्सिमम पोजीशन, आप मैक्सिमम और मिनिमम की जो कंडीशन जानते हैं उससे भी आप ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी कॉन्सेप्ट जो हो सकती है वेलोसिटी, तो हम वेलोसिटी जीरो हमें पता लगाना होगा, वेलोसिटी जीरो कब होगा। देखो v इक्वल्स टू जीरो एट t इक्वल्स टू, यहाँ से जो ऑप्शन आए 1 पे होगा वेलोसिटी, अगर जीरो यहाँ पर पुट करते हैं तो ये आएगा एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। ठीक है ना, ये वेलोसिटी के टर्म्स जीरो हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद देखो, उसके बाद हमारा जो वैल्यू यहाँ पर वेलोसिटी जीरो पे t इक्वल्स टू 1 सेकेंड 3 सेकेंड आया। अब हमें जो पता करना है इसकी, ये तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर जीरो आया, डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम पोजीशन कौन कौन पोजीशन पर, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। नेक्स्ट हम जो ऑप्शन मैक्सिमम इनइक्वालिटी, थर्ड ऑप्शन, ये मैक्सिमम वैल्यू डिस्प्लेसमेंट है क्या, ये चेक करने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट पर और एक बार डेरिवेटिव करना है, सेकंड ऑर्डर डिस्प्लेसमेंट की डेरिवेटिव करना है। तो जो आता है वो देखने से एक्सेलरेशन भी होता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 60 माइनस 12। ठीक है, अब ये रहा वैल्यू, हम इसे चेक करते हैं दो टाइम पे। पहला जो टाइम दिए गए हैं, पहला टाइम जो हमने निकाला था t इक्वल्स टू 1 सेकेंड v इक्वल्स टू 0, दैट इज ds dt इक्वल्स टू 0 था। ठीक है ना, तो ये कंडीशन हमें यहाँ पर चेक करते हैं। तो पहला जो d2s dt2 उसको चेक करते हैं, उसे एट t इक्वल्स टू 1 पे चेक करने से जो वैल्यू आएगा वो देखो आप लोग पुट करने से नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव वैल्यू मतलब यहाँ पर आप लोग मैक्सिमम वैल्यू होगा, मतलब t इक्वल्स टू 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट सबसे मैक्सिमम होगा, एस मैक्स। ठीक है, और d2s dt2 इस टाइम पे भी अगर हम चेक करते हैं 3 पे, ये टाइम में जब आएगा, ये टाइम में देखो आप लोग ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब एस मिनिमम होता है यहाँ पर t इक्वल्स टू 3 सेकेंड में। ठीक है, तो हम यहाँ से कंक्लूजन पे जो आ सकते हैं, कंक्लूजन में वो कंक्लूजन क्या होगा, दैट द पार्टिकल मूव्स इन पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर हम इसकी जो फिगर आप यहाँ पर S3 और S1 की वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं। S3 अगर आप निकालोगी तो जो आएगा देखो 3 क्यूब माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर, ये वैल्यू से यहाँ से एट टाइम t पर 3 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3
इक्वल्स टू 0 हो रहा है, इस जो मिनिमम निकला था, तो मिनिमम वैल्यू 0 डिस्प्लेसमेंट का। और जो S1 वो अब अगर आप लोग निकालोगे यहाँ पर तो जो आएगा वो कितना आएगा, ये रहा वैल्यू 4, ठीक है, जो मैक्सिमम होगा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। ये दोनों डिस्प्लेसमेंट निकला यहाँ पर। तो ये जो फिगर, जो पूरा सिनेरियो अगर हम एक पिक्चर में ड्रॉ करते हैं तो वो पिक्चर कैसा रहेगा। सो लेट्स चेक द पिक्चर, व्हाट विल बी पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। लेट्स चेक। देखो ये जो पार्टिकल, ये t इक्वल्स टू 0 अगर आप पुट करते हैं तो s इक्वल्स टू 0 होते हैं, मतलब ये पार्टिकल 0 डिस्प्लेसमेंट था जब टाइम 0 था। फिर 1 सेकंड के अंदर ये कितने ट्रेवल करते हैं, 4 मीटर, ये रहा डिस्प्लेसमेंट पहला जब 1 सेकंड होता है, s इक्वल्स टू 4, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिर से 2 सेकंड, तो हम 2 सेकंड में नहीं 3 सेकंड में चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें 0 फिर मिलता है, तो 0 अगर हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट तो पोजीशन, इनिशियल पोजीशन में वो बैक कर जाएगा, तो यहाँ पर वो लौट आएगा कितने टाइम पे, जो टाइम लगेगा यहाँ पर वो है t इक्वल्स टू 3 सेकंड, जब ये डिस्प्लेसमेंट फिर से 0 होगा। हम यहाँ से कह सकते हैं, बट यह भी से भी हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 3 सेकंड में मिनिमम, मतलब 0, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इसे तो जो 4 मीटर गया इसे 4 मीटर बैक करना पड़ेगा, ट्रेवल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन करना होगा, तभी ये 0 पोजीशन पे आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमें जो क्वेश्चन था 5 सेकंड में निकालना होगा, तो 5 सेकंड में हम निकाल चुके हैं। देखो ये जो 5 सेकंड में ये जो ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस, ये कितने का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये 20 मीटर, क्योंकि यहाँ पर फिर से 0 आ गया। फिर से आप लोग देखो a इक्वल्स टू 5 में पहले भी वैल्यू यहाँ पर निकल के रखा था, तो डिस्प्लेसमेंट कितना था, a इक्वल्स 20 मीटर। अगर आप देखते हो यहाँ 3 सेकंड में ही वो डिस्प्लेसमेंट 0 पे फिर आ गया, फिर इनिशियल पोजीशन पे वो आ चुका है, तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी 5 सेकंड में, उसे ट्रेवल करना पड़ेगा, a इक्वल्स टू 5 से 20 मीटर ट्रेवल करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट होगा जब t इक्वल्स टू 5 सेकंड, तो कितना हुआ 20 मीटर। तो हमें यहाँ से डिस्टेंस का वैल्यू पता चलता है। देखो अब टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करो 5 सेकंड के लिए, t 0 से 5 तक, देखो 4 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 20 मीटर, डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी वेक्टर नहीं है, तो ये कितना होगा 8 मीटर, 28 मीटर सॉरी, जो कि आपकी ऑप्शन नंबर बी से भी करेक्ट निकला, यहाँ पर ऑप्शन बी भी करेक्ट है। तो अगला जो ऑप्शन दिए गए हैं, पार्टिकल इज मूविंग एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड एंड t इक्वल्स टू 3 सेकंड, ठीक है। तो पार्टिकल की देखो यहाँ पर जो वेलोसिटी दिए गए हैं, ये वेलोसिटी कितना हुआ है, ये t इक्वल्स टू 1 और t इक्वल्स टू 3 में हमने वेलोसिटी कितना देखा है, ये दोनों वेलोसिटी हमें निकाला है 0, ठीक है। तो वेलोसिटी 0 मतलब नो मूवमेंट, ठीक है, नो मूवमेंट। सो ऑप्शन सी नहीं होगा, आपकी जो ऑप्शन सी आप लोग देख सकते नहीं, क्योंकि वेलोसिटी 0 हमने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, और ये हमारा करेक्ट रहा आंसर, यहाँ दोनों ऑप्शन मैच कर चुका है, तो थर्ड ऑप्शन नहीं होगा। और जो फोर्थ ऑप्शन हम उसे भी चेक कर लेते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन कितना है, फोर्थ ऑप्शन हम, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा जो है उसे चेक करते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या दिया गया है, जो एक्सेलरेशन वो कांस्टेंट है। देखो हमने एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पर निकाला, ये रहा हमारा एक्सेलरेशन, वो देखो एक फंक्शन ऑफ टाइम है, ए इज फंक्शन ऑफ टाइम, सो दिस इज नॉट कांस्टेंट, तो हमारा ऑप्शन डी भी नहीं होगा, तो सिर्फ ऑप्शन ए कॉमा बी करेक्ट। दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन, यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन एट होम। तो आप लोग को जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं वो आप देख सकते हैं, ए लिक्विड इज फ्लोइंग थ्रू हॉरिजॉन्टल पाइप्स एज शोन इन फिगर, ऑल ट्यूब्स ए बी, ई बी, बी जी, ई एफ, जी एच, एफ सी, ठीक है, सी एच एंड सी डी आर identical and offers very less friction to the flow of liquid through them. Now lengths of the tubes are LAB equals to LCD equals to LEF by 2 equals to LGH by 2. Radii of the tubes are RAB equals to REF RCD equals to RGH by 2. Pressure at A is 2P0 and pressure at D is P0. Pressure at A, okay, volume flow through rate through the tube AB is Q. नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये फिगर आप देख सकते हैं, जो चारों ऑप्शन वो भी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो लेट्स चेक द आंसर, व्हाट विल बी द आंसर, लेट्स चेक इट। अब जो फिगर पे क्वेश्चन आपको फिगर दिख रहे हैं, वो फिगर में यहाँ पर ड्रॉ कर लेता, ठीक है। तो इससे ये पाइप, जो नीचे का पाइप, ये थोड़ा लार्जर रेडियस का था, ये पाइप, चारों पाइप का लेंथ बराबर है, ये थोड़ा छोटा है, ये भी
ये भी मिड पॉइंट से जा रहा है, इस देखो ये आपका फिगर, ठीक है। ई एफ जी एच सी डी ए बी, ये जो प्रेशर है इनसाइड 2p0, यहाँ पर जो प्रेशर है आउटसाइड आउटकम प्रेशर p0, ठीक है। और ये जो रेडियस ये ज़्यादा लार्जर है, बाकी सब रेडियस उसकी हाफ है पाइप की। नाउ हमें जो यहाँ की चार जो ऑप्शन दिख रहे हैं, फ्लो रेट निकालना होगा और प्रेशर भी हमें कैलकुलेशन करना होगा। तो आप लोग को पता है पॉइसोलिश इक्वेशन फॉर वॉल्यूम फ्लो, तो रेट ऑफ फ्लो, तो हम यहाँ पर पॉइसोली की इक्वेशन यूज करते हैं। पॉइसोली इक्वेशन जो होगा, जो वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो डी वॉल्यूम डी टी, वो कितना होता है, उसकी फॉर्मूला वो होता है P1 माइनस P2, ठीक है। प्रेशर इन माइनस प्रेशर आउट बाई 8 ईटा एल पाई आर टू द पावर 4, ठीक है। तो ये देखो ईटा जो होता है, ये ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आप लोग देख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और यहाँ पर एल जो एल पाइप की लेंथ, आर जो रेडियस, और ये प्रेशर डिफरेंस दोनों एंड की। तो ये रहा पॉइसोली की फॉर्मूला जो फ्लो रेट की इक्वेशन है, ठीक है। तो हम इसे थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, ये प्रेशर की चेंज बाई ये जो टोटल टर्म, इसे हम एक्स की टर्म में डिनोट करते हैं, वेयर एक्स इक्वल्स टू 8 ईटा एल बाई पाई आर टू द पावर 4। आप लोग देख सकते हैं एक्स को हमने ऐसे चेंज कर लिया है। अब जो एक्स की वैल्यू वो किसके ऊपर डिपेंड है, एक्स की वैल्यू अब देख सकते हैं, हम कह सकते हैं एक्स इज प्रोपोर्शनल टू एल आर टू द पावर फॉर ए पर्टिकुलर लिक्विड और फ्लूइड ऑफ सम विस्कोसिटी इफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, ठीक है। ये रहा एल बाई आर टू द पावर एस की वेरिएशन एल के और आर के रेस्पेक्ट के, ठीक है। ये हमने एक टर्म, तो हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जो पॉइसोली की इक्वेशन है इसे मॉडिफाई फॉर्म में लिखे तो ये कैसा रहेगा, क्यू जो रेट ऑफ फ्लो, हम रेट ऑफ फ्लो को क्या कहते हैं, क्यू पकड़ लेते हैं, जो फ्लो हो रहा है इनसाइड वो क्यू, आप लोग कह सकते हैं क्यू फ्लो हो रहा है, और जो आउटसाइड आएगा वो भी क्यू। वाटर वॉल्यूम रेट सेम रहेगा, फ्लो ऑफ रेट डेल पी बाई एक्स, ये रहा आपका इक्वेशन, ठीक है ना। तो देखो ये इक्वेशन देखने में जो हमारा ओहम्स लॉ इलेक्ट्रिसिटी की इक्वेशन होता है उसकी इक्विवेलेंट इक्वेशन है। तो दिस इक्वेशन कंपैटिबल विथ इलेक्ट्रिक करंट, ओहम्स लॉ आप लोगों को मत पता है, ओहम्स की लॉ की थोड़ा ये भी इलेक्ट्रिक की इक्वेशन हो रहा है। तो वो जो एनालॉजी, हम उसकी एनालॉजी, सो इसे हम इलेक्ट्रिकल एनालॉजी से अगर कंपेयर करें, इलेक्ट्रिकल एनालॉजी से कंपेयर करें, तो एक क्यू जो वो करंट की तरह है, यहाँ पर तो वाटर की करंट हो रहा है फ्लो, वो लिक्विड फ्लो, आप कोई भी लिक्विड समझ सकते फ्लूइड। और डेल वी जो इक्विवेलेंट टू डेल वी, वो प्रेशर की इक्विवेलेंट में होगा, देखो प्रेशर ये पोटेंशियल की इक्विवेलेंट वोल्ट। और आर जो अब हमने यहाँ पर जो एक्स की टर्म लिया है, वो एक्स इज इक्विवेलेंट टू द रेजिस्टेंस ऑफ द पाइप। हम पानी की फ्लो जो उसे एक रेजिस्टेंस की नेचर की तरह उसके साथ इक्विवेलेंसी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लेट्स चेक द वैल्यू, हम इसकी एनालॉजी, तो हम इसे समझ कर इसकी इक्विवेलेंट एक सर्किट ड्रॉ करेंगे, तो हमें एक्स की वैल्यू पता करना होगी। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, तो पहले एक्स जी एच, तो एक्स जी एच वो देखो 8 ईटा एल बाई, हम इसे आर रेडियस ले लेते हैं, इसकी रेडियस जो आर, ठीक है। तो इसे पाई आर टू द पावर 4 से एक्स से हमें इसे एक्स ले लेते हैं। तो एक्स अदर्स जो पाइप्स की एक्स एसी जो होगी, एक्स एसी सॉरी एक्स आपकी ए से बी, ए बी, वो क्या होगा, वो होगा 8 ईटा, ये जो पाइप की लेंथ तीनों की हाफ है, जी एच की हाफ, तो हम इसे एल बाई 2 कह सकते हैं, और जो रेडियस वो भी हाफ है यहाँ पर टू द पावर 4। तो कैलकुलेशन के बाद कंपेयर करने के 8x आएगा, इसे हम जो x कहते हैं तो ये 8x आ जाएगा। आप लोग इसे चेक कर लेता हूँ मैं। नेक्स्ट ई एफ, एक्स ई एफ इक्वल्स टू देखो 8 ईटा एल बाई, ये तो लेंथ वही है जो जी एच का लेंथ था, वही एल
इसे हम फर्स्ट को स्टैंडर्ड पकड़ लेकर बाकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर, और जो आर की वैल्यू वो भी इसकी हाफ होगा, ठीक है। तो आएगा 16x, ठीक है। और एक सी एफ है और एक सी डी लास्ट जो पाइप, उसकी जो लेंथ 8 ईटा L/2 हाफ है ई एफ की, और जी एच की लेंथ के, जी एच को हमने स्टैंडर्ड ले लिया है, स्टैंडर्ड उसकी वैल्यू x ले है 8 ईटा पाई R/2 टू द पावर 4 दैट इज 8x अगेन। तो ये रहा चारों पाइप की x जो हमने टर्म लिए थे उस कॉन्स्टेंट टर्म की वैल्यू। तो हम इस जो फिगर को एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट से रिप्लेस करते हैं। तो ये जो टर्म यहाँ से हम रब करते हैं, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो ये देखने में कैसा होगा, ये देखने में ऐसा, ई एफ का वैल्यू 16x, ठीक है। नीचे जो वैल्यू x, इसकी वैल्यू होगी x, ठीक है ना, x देख सकते हैं जी एच की वैल्यू, और यहाँ पर दो रेजिस्टेंसेस होगा, ये ए बी की वैल्यू कितनी है 8x, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू जो है सी डी की वैल्यू वो भी 8x। तो ये रहा हमारा इक्विवेलेंट सर्किट, और इसकी जो प्रेशर यहाँ पर 2p0, यहाँ पर p0, और जो टोटल फ्लोइंग फ्लूइड q, ठीक है, जो इनसाइड से आउटसाइड। तो फर्स्ट हमें अब जो ऑप्शंस चेक करना होगा, तो वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो थ्रू ईएफ, ईएफ के अंदर से फ्लो कितना होगा। तो यहाँ पर इसको मैं मिटा देता हूँ। तो देखो जो वॉल्यूम रेट हमें इसकी वॉल्यूम, ये तो अंदर क्यू जा रहा है मगर ये क्यू डिवाइड हो जाएगा दोनों पार्ट में, तो इसके अंदर से ईएफ के अंदर से कितना क्यू एंटर करेगा, तो हमें वो वैल्यू चेक करना होगा। तो उससे पहले हम एक्स इक्विवेलेंट उसे भी चेक कर सकते हैं, एक्स इक्विवेलेंट कितना। तो एक्स इक्विवेलेंट हम यहाँ पर लिख के रखते हैं, एक्स इक्विवेलेंट ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है, और ये तीनों सीरीज में 8x प्लस 16x इंटू एक्स बाई 16x प्लस एक्स प्लस 8x, ये पैरेलल की फॉर्मूला है, आप लोगों को पता है रेजिस्टेंस की पैरेलल फॉर्मूला जो आता है तीनों की वैल्यू से 18 इंटू 16x 18 इंटू 16x बाई 17, ठीक है ना, इतना वैल्यू आता है यहाँ पर। अब ये जो चारों रेजिस्टेंस की हम रेशियो ले लेते हैं यहाँ पर, एक से बी इज टू एक सी डी इज टू एक सी एफ इज टू एक्स जी एच। तो ये कितना होगा रेशियो, आप लोग देख सकते हैं 8x, ये जो वैल्यूज होता है 8x 16x, x एंड 8x हम पुट करने से ये आता है 8:16:1। अब देखो जो करंट की जो डिस्ट्रीब्यूशन, करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ये हमें रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट है, तो करंट जो डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर करंट मतलब Q, तो इक्विवेलेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड in the inverse ratio of the resistances। देखो करंट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ से अंदर क्यू जाएगा, ये जो पैरेलल कनेक्शन में करंट डिवाइड होता है, यहाँ से फिर क्यू बाहर आ जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर होगा। तो हमें जो निकालना होगा एक्स ई एफ, तो उसके अंदर से जो करंट, तो यहाँ पर क्यू ई एफ इज टू क्यू जी एच में रेशियो डिवाइड होगा करंट क्यू जी एच। तो हम इसकी जो इन्वर्स ले लेते हैं, तो आप देख सकते हैं जो इसकी इन्वर्स कितना होगा, 16 की इन्वर्स 1/16 इज टू 1, दैट इज 1:16, ये होगा इसकी रेशियो। तो अंदर जा रहा है क्यू, वो दोनों पार्ट में डिवाइड होगा, तो क्यू ई एफ से कितना आएगा, तो अब तो रेशियो में क्लास 9-10 में आपने यूज़ किए थे रेशियो की जो फॉर्मूला डिवीजन की प्रोपोर्शनली, तो इसकी डिवीजन देखो रेशियो की, तो ये लोग आप लोगों को पता है 1+16 इंटू क्यू ई एफ कितना होगा, क्यू ई एफ जो 1, दैट इज Q/17, ठीक है ना। और ये जो आपकी ऑप्शन ए से मैच करेक्ट रहा, देखो ऑप्शन ए मैच कर गया यहाँ पर, ठीक है। और जी एच जो जी एच होगा Q इंटू 16/1+16, जो Q16 Q/17 से मैच करता है, ये ऑप्शन बी भी आपकी मैच करते हैं यहाँ पर। तो हमारा तो IIT जो जेईई एडवांस वो मल्टीपल चॉइस ये क्वेश्चन है, तो हमें और दोनों ऑप्शन जो दिए गए थे वो भी चेक कर लेते हैं। देखो ये लोग आप लोग नोट कर ले कॉपी में, ठीक है।
तो ये प्रैक्टिस करना होगा घर में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसके हमें प्रेशर निकालना होगा, जो प्रेशर एट ई, तो हमारा ई पॉइंट कहा गया, ये रहा ई पॉइंट। तो हमें जो प्रेशर किस पॉइंट पे निकालना होगा, प्रेशर एट ई पॉइंट पे निकालना होगा। तो हम इसे पी ई ले लेते हैं, जो इनपुट प्रेशर था क्या 2 पी नॉट। तो लेट्स चेक द प्रेशर वैल्यू। अब देखो ये जो वैल्यू होगा कितना, उसे निकालने के लिए पहले हमें जो क्यू की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पी नॉट पे ले आना होगा। तो क्यू तो हमें वैल्यू नहीं पता है, तो पी नॉट की वैल्यू में उसे ले, क्यू तो हमने लिया था क्यू वैल्यू, जो क्यू वैल्यू की वैल्यू उसे हमें पी नॉट की वैल्यू में ले आना होगा। तो इसके लिए हम कह सकते हैं जो इसकी जो इक्विवेलेंट सर्किट है उसकी रेजिस्टेंस कितनी है 18 × 16x/17। तो हम इक्विवेलेंट एक सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स की रेजिस्टेंस 18 × 16x/17, ये क्यू अंदर जा रहा है, ये 2 पी नॉट प्रेशर, यहाँ पर आउटसाइड प्रेशर पी नॉट, ये वोल्टेज की तरह है। तो 2 पी नॉट माइनस पी नॉट इक्वल्स टू क्यू एक्स, ओहम्स लॉ आप लोगों को पता है, v del v इक्वल्स टू आई आर आर आई, मतलब तो यह का इसकी इक्विवेलेंट हम ले लेते हैं कितनी 18 × 16x/17 इंटू क्यू। तो क्यू की वैल्यू जो आएगी, क्यू की वैल्यू आप लोग की आएगी क्यू इक्वल्स टू 17 पी नॉट बाई 18 × 16x, ठीक है ना। ये क्यू की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x ले लिया हम, टोटल क्यू कितनी 17 पी नॉट बाई 18 × 16x, ठीक है। तो हम इसे मिटा देते हैं। अब हम जो ई पॉइंट की प्रेशर निकालना होगा, मतलब पोटेंशियल जैसा, ये पोटेंशियल ड्रॉप क्यों होगा, ये पोटेंशियल ड्रॉप 8s के कारण होगा। पोटेंशियल यहाँ पर हाई रहेगा, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप लो होता है, जैसे रेजिस्टेंस में होता है। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप इस पॉइंट पे जो होगा, इस पॉइंट पी पे सेम वैल्यू रहेगा। तो इस 8x रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल ड्रॉप, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप हो रहा है यहाँ पर। तो प्रेशर ड्रॉप की वैल्यू जो होगा प्रेशर एट ई, तो उसके लिए जो कैलकुलेशन हमें करना होगा 2 पी नॉट माइनस पी ई इक्वल्स टू जो होगा क्यू इंटू 8x, जो करंट यहाँ से क्यू गुजर रहे हैं। तो कैलकुलेशन करो, तो यहाँ पर देखो क्यू की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 17 पी नॉट बाई 18 × 16x इंटू 8x। कैलकुलेशन के बाद आएगी 17 पी नॉट बाई 36, और यहाँ पर देखो 2 पी नॉट माइनस पी ई, जिससे हम पी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पी की वैल्यू कितनी हो, पी की वैल्यू आएगी माइनस 17 पी नॉट बाई 36 प्लस 2 पी नॉट। अगर आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा 55/36 पी नॉट, जो कि आपकी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखो ये ऑप्शन नंबर सी से मैच कर चुका है, तो ऑप्शन नंबर डी तो वो नहीं मैच किया, तो ऑप्शन नंबर सी। तो आपकी जो तीनों ऑप्शन करेक्ट है ए, बी, सी, ये रहा मल्टीपल चॉइस आंसर की जो 3 ऑप्शन, ठीक है। तो आप लोग से नोट कर सकते हैं, और आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू। तो आप लोग को जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, फॉर H like atom ion 47.22 eV energy is required to excite the electron from n equals to 2 to n equals to 3 state. Assume Bohr's model and mark the correct options. जो चार ऑप्शन, number of photons in the nucleus is 5, total energy of ion in the ground state is 340 eV, kinetic energy of the electron in the ground state is 340 eV, potential energy of ion in the ground state is minus 680 eV. So let's check what will be the value here. तो देखो जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं वो क्वेश्चन के मुताबिक आपकी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, जो लेवल आपको बोर मॉडल पता है E3, और यह लेवल E2। तो इससे जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की एक H लाइक एटम को एक्साइट करने से इलेक्ट्रॉन n = 2 से n = 3 तक जाते हैं, ठीक है। तो जिसकी लिए एनर्जी जो आपको ज़रूरत है वो है E3 - E2, मतलब 47.22 eV, ये आपका क्वेश्चन है। नाउ हमें जो फर्स्ट न्यूक्लियस की जो प्रोटॉन नंबर्स, मतलब आपको एटॉमिक नंबर निकालना होगा। तो हमें ये तो H लाइक एटम है, हाइड्रोजन एटम नहीं मगर H लाइक एटम दिए गए थे, तो जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेशन की टेक्निक पता है, ये गैप 47.2 eV, और E3 की वैल्यू होता है, तो आप लोग पता है En की फॉर्मूला फ्रॉम बोर एटॉमिक मॉडल, जनरल फॉर्मूला फॉर ऑड एटम -13.6 इंटू Z², जेड एटॉमिक नंबर होता है, बाई n² EV में, ठीक है। तो हम इसकी फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो -13.6 ये तो कॉमन है यहाँ पर, इसे हम कॉमन भी ले सकते हैं, Z² को भी कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, इसे हम पता नहीं है 1/9 -1/4,
इक्वल्स टू 47.22 EV। ये तो EV में हमने किया था, तो ये नो प्रॉब्लम है, सॉरी प्लस, तो ये माइनस होता है प्लस हो जाएगा पहले, अगर आप माइनस से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी माइनस अगर हम इंक्लूड कर देते हैं तो 13.6 जेड स्क्वायर 1 + 9 + 1/4 इक्वल्स टू 47.22 EV। नाउ 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, इसे हम कैलकुलेट करने से जो आएगा, आप लोग करो कैलकुलेशन, 5/36 इक्वल्स टू 47.22, और जेड स्क्वायर होगा 47.22 इंटू 36/5 इंटू 13.6, जो अप्रॉक्सीमेटली 25, ठीक है। और जेड कैलकुलेशन करने से इक्वल्स टू होगा 5। तो ये रहा हमारा टोटल नंबर्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट रहा। तो हमारा जो अगला ऑप्शन है वो टोटल एनर्जी ऑफ आयन इन ग्राउंड स्टेट, ये हमें चेक करना होगा। तो टोटल एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होता है, ये 1, ये तो फॉर्मूला से ही हम निकाल सकते हैं। जेड की वैल्यू हमने निकाला है 5, ठीक है ना, जेड 5, इसके अंदर से 1 इंटू जो आएगा आपकी -340 EV में, ये टोटल एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट स्टेट, फर्स्ट लेवल, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी होता है, जो काइनेटिक एनर्जी एट फर्स्ट स्टेट और ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट लेवल और ग्राउंड स्टेट, वो नेगेटिव ऑफ एनर्जी टोटल एनर्जी होता है। आप लोग को ये पता है कि इक्वल्स टू -E इक्वल्स टू 2U, -2U, ठीक है ना, ये जो वैल्यू, तो हमने ये जितना होगा ये भी सेम मगर पॉजिटिव होता है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। पोटेंशियल एनर्जी जो आपकी वैल्यू होता है वो 2 टाइम्स ऑफ E1, सॉरी U/2 होगा, 2 टाइम्स ऑफ E1, तो कितना होगा 680 UV माइनस 70। तो आपकी जो चार जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, चारों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट, ए सी और डी, जो सॉरी चार ऑप्शन नहीं, लास्ट ऑप्शन रॉन्ग है, थर्ड ऑप्शन जो ए सी डी, ऑप्शन बी नॉट करेक्ट, ये 3 ऑप्शन आपकी करेक्ट। आपकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिए गए, स्फेरिकल मेटल शेल ए ऑफ रेडियस आर ए एंड ए सॉलिड मेटल स्फीयर बी ऑफ रेडियस आर बी लेस देन आर ए are kept far apart and each is given charge plus q. Now they are connected by a thin metal wire. Then is third option, electric field inside A 0, charge QA greater than QB, और जो सरफेस चार्ज डेंसिटी की रेशियो सिग्मा ए बाई सिग्मा बी वो R/R से रेशियो से मैच करते हैं। और जो फोर्थ ऑप्शन E ऑन सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ बी स्फीयर। तो लेट्स, यहाँ पर 2 मेटालिक स्फीयर दिए गए हैं, एक थिन हॉलो स्फीयर, ठीक है, ए मेटल शेल, ठीक है, जिसकी रेडियस आर है, उसे भी चार्ज प्लस क्यू दिए थे फर्स्ट टाइम, और दूसरा जो छोटा स्फीयर था वो सॉलिड स्फीयर, मगर उसकी रेडियस आर भी, उसे भी चार्ज प्लस क्यू दिए गए हैं, इस स्फीयर भी। नाउ देखो ये दोनों ही मेटालिक मतलब कंडक्टिंग स्फीयर था, ठीक है, ये भी कंडक्टिंग स्फीयर, ये भी कंडक्टिंग स्फीयर, तो ये बहुत इजी होने वाला ये। तो आप लोगों को पता है जो कंडक्टिंग स्फीयर की चार्ज वो ऑन द सरफेस रिसाइड करता है, अंदर किसी भी चार्ज का नहीं रह सकते, और अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होता है वो 0 होगा। ये आप लोग जानते हैं, वो सॉलिड स्फीयर हो या हॉलो स्फीयर, तो ये शेल है और ये सॉलिड स्फीयर, तो दोनों में एक ही होगा। अगर इसे भी देता ईवी अंदर में किया, ईवी इनसाइड, ठीक है ना, इनसाइड में क्या होगा, ये 0 वैल्यू आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक रहा। दूसरी ऑप्शन देखो, इसकी आपकी जो कैपेसिटेंस, हमें कैपेसिटेंस के कॉन्सेप्ट से, ये कैपेसिटेंस डिपेंडेंस कितना होता है, कैपेसिटेंस प्रोपोर्शनल टू आर, जो रेडियस ऑफ द स्फीयर, जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी उसकी चार्ज की एक्युमुलेशन भी ज़्यादा कर सकता है। तो सी प्रोपोर्शनल टू आर होता है। तो हमारा जो प्रॉब्लम नेक्स्ट रह गया था, इसे एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है, तो इसके अंदर चार्ज की ट्रांसफर होता है, चार्ज ट्रांसमिशन और इक्विलिब्रियम सेटअप होता है। तो जिस एक चार्ज को छोड़ देता है दूसरा चार्ज देता है, जब तक इसकी दोनों की पोटेंशियल सेम नहीं होता है, ठीक है। तो हमें देखना पड़ेगा कौन चार्ज दे देता है, आप किसकी चार्ज ले सकते हैं। तो ये हम फिजिक्स की कॉन्सेप्ट से भी एकदम जनरल कॉन्सेप्ट यूज करके भी कर सकते हैं। देखो कैपेसिटेंस जो होता है वो रेडियस की सेम होता है। कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटी टू एक्युमुलेट चार्ज ऑन इट, कैपेसिटी टू एक्युमुलेट चार्ज ऑन इट, ये आप पूरे कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं। तो इसकी जो कैपेसिटी होगा, इसकी कैपेसिटी सी ए वो क्या होगा, सी बी से ज़्यादा होगा कैपेसिटी, मतलब ये चार्ज ज़्यादा अपने अंदर स्टोर कर सकते। तो आप कह सकते हैं इसकी पोटेंशियल, ये पोटेंशियल
कम होगा, इनसे ये पोटेंशियल कम होता है, मतलब VB लेस देन VB ग्रेटर देन VA। तो जो चार्ज यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर होगा तो उसके बाद इक्विलिब्रियम सेट होगा और इसकी चार्ज की लेने की क्षमता जो वो ज़्यादा होगा, इसकी चार्ज रहने की क्षमता कम होता है। तो हम कह सकते हैं ये ज़्यादा चार्ज आफ्टर ट्रांसफर इक्विलिब्रियम वो QA ज़्यादा होगा, मतलब QB छोटा कम होगा। तो आपकी ऑप्शन नंबर 2 जो QA ग्रेटर देन QB ये भी करेक्ट है। जो थर्ड जो ऑप्शन दिए गए थे, थर्ड ऑप्शन थे आफ्टर कनेक्शन इन दोनों का चार्ज डेंसिटी का रेशियो। अब लोगों को पता है चार्ज डेंसिटी, चार्ज प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी मतलब टोटल चार्ज बाय 4πr², ठीक है, Q/4πr²। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो इसी रेशियो की कहते हैं, हम कह सकते हैं जो चार्ज डेंसिटी इन दोनों की होगी वो चार्ज डेंसिटी कितना होगा सरफेस। तो सिग्मा देखो, सिग्मा A बाई सिग्मा B इक्वल्स टू QA/4πr² इंटू QB/4πRB² ठीक है। हम इसे आफ्टर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो इन दोनों की चार्ज QA QB की वैल्यू निकालना होगा। QA जो होगा वो कितना होता है, कैपेसिटेंस की वैल्यू Q इंटू CA/CA प्लस CB। आप लोग जानते हैं ये जो वैल्यू आ गया ये कितना होगा यही, और QB जो होता है Q इंटू CA प्लस CB। तो QA QB की रेशियो कितना होगा 4π का तो RB²/RA² इंटू QA/QB दैट इज RB²/RA²। और कैपेसिटेंस रेडियस से रेशियो से सेम, तो ये होगा CA/CB जो होगा RB²/RA² इंटू RA/RB। RB आप काट सकते हैं यहाँ पर, RB जो होगा RB/RA। जो ऑप्शन नंबर आपकी C भी करेक्ट, ठीक है। जो फोर्थ ऑप्शन दिए गए हैं वो है इनकी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट सरफेस। आप लोगों को सिग्मा A बाई नियर कॉन्डक्टर में आप लोगों को पता है सरफेस मतलब नियर कॉन्डक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू K∈0 होता है, और EB जो होगा वो होगा सिग्मा B बाई K∈0 सिंस सिग्मा A ग्रेटर देन सिग्मा B, सो E at surface greater than EB at surface, जो आपके ऑप्शन 4 से मैच नहीं करता, मतलब ऑप्शन 4 गलत है, ठीक है। तो आपकी जो तीनों ऑप्शन ये करेक्ट है, A, B, C, ये होगा आपकी तीनों। जो अगला क्वेश्चन है ये दिए गए हैं, ए क्लोज कंटेनर हैविंग अ वॉल्यूम 0.02 मीटर क्यूब contains mixture of neon and argon at 27 degrees Celsius and pressure 1 into 10⁵ Newton meter to the power -2. The mass of the mixture is 28 ग्राम। चूज द करेक्ट ऑप्शन। जो आप चार ऑप्शन देख सकते हैं स्क्रीन पे, वो चार ऑप्शन के बीच कौन सा ऑप्शन होगा, मास ऑफ नियॉन एंड मास ऑफ आर्गन आपको निकालना होगा यहाँ पर। तो लेट्स चेक व्हाट विल बी द ऑप्शंस। तो देखो आप लोग पार्शियल प्रेशर के फॉर्मूला चलते हैं, जो टोटल प्रेशर होता है P वो पार्शियल प्रेशर P1 प्लस P2, ये आप कह सकते हैं नियॉन की प्रेशर, नियॉन गैस की प्रेशर, और ये आर्गन गैस की प्रेशर। तो इसकी फॉर्मूला जो होगी P इक्वल्स टू N/T, आप लोगों को पता है PV इक्वल्स टू N/T, ये रिलेशन पता है। तो P कितना होगा N/T, यहाँ पर तो वॉल्यूम जो वो भी सेम RT से मोल नंबर्स अलग अलग होगा इनटू RT/V, ठीक है। T टेम्परेचर, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो P यहाँ पर दिए गए थे कितने 1 × 10⁻⁵ न्यूटन मीटर टू द पावर -2, ये P की वैल्यू आप लोगों को सप्लाइड है। तो और जो यहाँ पर मास दिए गए टोटल मास ये 28 ग्राम यहाँ पर सप्लाइड है, ठीक है। तो हमें जो नियॉन की मास, लेट मास ऑफ नियॉन, हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, इसे ले लेते हैं m ग्राम। देन व्हाट विल बी द मास ऑफ आर्गन, टोटल मास 28 ग्राम, देन 28 - m ग्राम होगा, ठीक है। तो हमारा जो टेम्परेचर भी दिए गए थे, यहाँ पर टेम्परेचर है 27 प्लस जो सेल्सियस में दिए गए हैं, तो केल्विन में कितना होता है 300 केल्विन, 27 + 273, इससे ये आता है 300 केल्विन। आप लोग पता है केल्विन में, यही SI में हमें केल्विन में कन्वर्ट करना होगा इसे,
वरना इस यूनिट में नहीं आएगा ना मोल नंबर ऑफ नियॉन, वो N1 जो है m/20 ग्राम, ठीक है। नियॉन की जो एटॉमिक मास ऑफ नियॉन, आप लोगों को पता है केमिस्ट्री में भी जानते हैं, एटॉमिक मास ऑफ नियॉन, मास नंबर। और मोल नंबर ऑफ जो आर्गन होगा वो कितना होगा N2, और आप लोग कितना आर्गन लिए हैं 28 - 8 ग्राम, एम ग्राम 28 - एम बाई उसकी एटॉमिक नंबर से डिवाइड करने से मोल नंबर आप लोग को मिल जाएगा। तो ये रहा दोनों मोल नंबर्स। आप जो प्रेशर इसकी वैल्यू में हम दोनों सब्स्टिट्यूट कर देंगे N1 N2, मतलब 1 × 10⁻⁵ इक्वल्स टू m/20 प्लस 28 - m/40 RT/V। जो कैलकुलेशन के बाद आएगा, ये तो कैलकुलेशन कर लेते हैं हम, 2m प्लस 28 - m/40 इंटू RT/V। ये कैलकुलेशन हम साइड में ले लेते हैं, कितना होगा ये कैलकुलेशन, 10⁵ इक्वल्स टू 28 प्लस m/40 इंटू 8.314 इंटू 300 बाई 0.02, दैट इज 28 प्लस m। ये कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 3117.75, और 28 प्लस m जो होगा इक्वल्स टू 10⁵ बाई 311.75, दैट इज 32.07, ये रहा। और m जो आएगा, m आएगा 4.07 ग्राम। ये नियॉन का मास है। अब आर्गन का मास कितना होगा, आर्गन आएगा 28 - 4.07 ग्राम, दैट इज 23.93 ग्राम, जो आपकी ऑप्शन ए और बी से करेक्ट है, ठीक है। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है, पार्टिकल ऑफ मास 0.01 kg is moving in a region of potential energy function Vx equals to 0.08 x square joule per kg, where x is displacement in meter. If the total energy of the particle is 8 × 10⁻⁴ joule, then correct options are as। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमें इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एक पोटेंशियल यहाँ पर सप्लाइड है ऑलरेडी, ठीक है, जो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में, तो हमें चेक करना होगा इन 4 ऑप्शन में कौन कौन ऑप्शन करेक्ट आता है, ठीक है। तो पहला जो पोटेंशियल Vx गिवन 0.08 x स्क्वायर जूल पर kg, ओके। नाउ ये तो पोटेंशियल सप्लाइड है, पोटेंशियल वैल्यू, हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू m × v, जो m यहाँ पर गिवन है 0.01 ग्राम, ठीक है, मतलब 0.01 इंटू 0.08 Vx की वैल्यू x स्क्वायर जूल, 8 × 10⁻⁴ x स्क्वायर जूल। नाउ जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी उसको हमें चेक करना होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो उसके लिए एनर्जी देखो, U इक्वल्स टू हाफ k x स्क्वायर होता है, हमें पता है एनर्जी, स्प्रिंग एनर्जी और स्टोरिंग फोर्स की जो एनर्जी होता है, जैसे कि k कितना होगा, k यही है हमारा U, ठीक है, k होता है 2U/x स्क्वायर, जो यहाँ पर आप लोगों को पहले से ही निकालना होगा कितना है k की वैल्यू, टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज सप्लाइड, टोटल एनर्जी कितने दिए गए हैं आप लोग, तो 16 × 10⁻⁴ होगा। देखो अगर हम U की वैल्यू पुट करते हैं जो आएगा 16 × 10⁻⁴, x स्क्वायर यहाँ पर कट जाता है, ठीक है ना, बाई x स्क्वायर जो आएगा 16 × 10⁻⁴। ये रहा हमारा k, जो स्टीपनेस कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट न्यूटन पर मीटर होता है। इस आप स्प्रिंग कांस्टेंट और इलास्टिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं, इलास्टिक कांस्टेंट ये k है। आप लोग जानते हैं डिस्ट्रॉइंग फोर्स की फोर्स, ये वही k है जो इलास्टिक कांस्टेंट की वैल्यू। तो इलास्टिक एनर्जी आप लोगों को पता है, तभी एंगुलर फ्रीक्वेंसी अब कितना होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट इक्वल्स टू √k/m,
ये तो हमने निकाल चुके हैं यहाँ पर 16 इंटू 10⁻⁴ एमवीए सप्लाइड है 0.01 ग्राम 01, तो कैलकुलेशन का कितना होगा 0.4 रेडियन सेकेंड इनवर्स। ये रहा हमारा ओमेगा नॉट की वैल्यू। तो हमें टोटल एनर्जी ऑफ जो ऑसिलेटर है उसकी टोटल एनर्जी हमें यहाँ से कैलकुलेशन करना है। इसे मैं मिटा देता हूँ। तो टोटल एनर्जी होगा क्या, टोटल एनर्जी आप लोगों को पता है, टोटल एनर्जी ई से हम रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल एनर्जी ई विल बी हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर। स्प्रिंग एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो होता है इसकी एनर्जी की टोटल एनर्जी की फॉर्मूला होगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए ओमेगा होता है, उससे आप निकाल सकते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी, जो कितना आएगा आप लोगों की 8 इंटू 10⁻⁴ से सेम है, दैट इज हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो इससे हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं जो आएगा 2 इंटू 8 इंटू 10⁻⁴। ओमेगा नॉट की वैल्यू तो हमने पहले ही निकाला है, इंटू एम ओमेगा स्क्वायर that is 2 into 8 into 10⁻⁴ by m that is 0.01 into omega नॉट स्क्वायर, मतलब 0.4 रेड पर सेकेंड, जो नियरली 1 की वैल्यू से मैं, दैट इज a इक्वल्स टू 1 मीटर। ठीक है, ये आपकी एम्पलीट्यूड है यहाँ पर, दिस इज एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो हमारा जो इक्वेशन रहेगा x इक्वल्स टू a साइन, ये आप लोग इक्वेशन जानते हैं, ओमेगा t प्लस फाइव, एक कॉमन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इक्वेशन। और कुछ लोग हैं जो इसे कॉस की टर्म में भी आप लिख सकते हैं, जिससे कोई दिक्कत नहीं है। ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव, ये दोनों ही होगी कितनी, साइन की टर्म में अगर लिखे तो साइन 1 होता है, एक की वैल्यू यहाँ पर 1, ठीक है ना, साइन ओमेगा नॉट 0.4 टी प्लस 5 और कॉस की टर्म में 0.4 टी प्लस 5। ये दोनों ऑप्शन दोनों ही आप लोग चेक कर सकते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट की टर्म में दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों जो ऑप्शन ए बी सी एंड डी